Greetings for the day, dear students. This is my 7th lecture on heterocyclic compounds, and today I'll discuss about the 6-membered nitrogen containing heterocyclic compound pyridine. विषम चक्रीय यौगिकों की श्रृंखला में यह मेरा 7वां लेक्चर है और मैं आज आपको 6 सदस्यीय नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक pyridine के बारे में जानकारी दूंगी। इस श्रेणी का जो प्रमुख यौगिक है वो है pyridine, जिसका यहाँ पर हम डिटेल में आज इसको स्टडी करेंगे। यह कई महत्वपूर्ण नेचुरल कंपाउंड्स प्राकृतिक यौगिकों की प्रमुख इकाई के रूप में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एल्केलॉइड्स, निकोटिन, पाइपरिन, विटामिन B6, निकोटिनिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आदि की संरचना में pyridine न्यूक्लियस ही पाया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये एक अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। pyridine को हम एजीन के नाम से भी जानते हैं। ये कोलटार और अस्थि ऑयल में, बोन ऑयल में पाया जाता है और यह कई एल्केलॉइड्स का अपगठन उत्पाद है। उनका डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट में अब हम पहले पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन या इसका विरेचन। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन की मेथड है वो है कोलटार से, फ्रॉम कोलटार। कोलटार के जो लाइट ऑयल वाला फ्रैक्शन होता है उसके फ्रैक्शनल जो उसका फ्रैक्शनेट होता है उसमें pyridine, एल्काइल pyridine, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और फिनॉल्स पाए जाते हैं। जब इस लाइट ऑयल को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो pyridine और अन्य एल्केलाइन सॉल्ट्स जो होते हैं, pyridine जो है वो एल्केलाइन सॉल्ट्स बनाकर घुल जाते हैं और इस जलीय सतह को, एक्वस लेयर को यदि NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करें, उदासीन करें, तो सारे एल्केलाइन पदार्थ भूरे रंग की तैलीय सतह के रूप में, ऑयली लेयर के रूप में मुक्त हो जाते हैं। इस ऑयली लेयर को सेपरेट कर देते हैं और इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन करवाकर pyridine को प्राप्त कर लिया जाता है। सेकंड इसका सिंथेसिस का मेथड है। pyridine का सिंथेसिस करने की कई विधियां हैं, जिसमें से सबसे पहली विधि है कि एक रक्त तप्त नली में, एक रेड हॉट ट्यूब में से एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण को पास करते हैं, गुजारते हैं, तो हमको pyridine प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने क्या लिया है, एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड का मिश्रण लेकर उसको रक्त तप्त नली में प्रवाहित करके इस निम्न समीकरण के अनुसार हमको pyridine प्राप्त हो जाती है। सेकेंड मेथड है इसकी सिंथेसिस का। इसमें हम पेंटामेथिलीन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करते हैं तो पाइपरिडीन बनता है। इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करने पर pyridine बन जाता है, जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया गया है। पेंटामेथिलीन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें से क्या निकल जाता है, एक NH4Cl का अणु और एक HCl का अणु इसमें से निकलता है और हमको पाइपरिडीन मिलता है। इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम इसको गर्म करें तो हमको pyridine प्राप्त हो जाता है। तीसरी इस संश्लेषण की विधि है मेडिसिन्स में प्रयोग की जाती है pyridine, उसका सिंथेसिस करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसके लिए हम एसिटिलीन, फॉर्मल्डिहाइड, हेमीमेथिल एंड अमोनिया को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैटलिस्ट के रूप में एल्यूमिना सिलिका के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो हमको pyridine प्राप्त होता है, जैसा कि नीचे समीकरण में दिखाया गया है। फोर्थ मेथड है, ये एक नया कमर्शियल मेथड है pyridine को बनाने के लिए। इसमें टेट्राहाइड्रो फरफ्यूरिल अल्कोहल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो हमको pyridine प्राप्त होता है। अब आते हैं इसके गुणों पे। सबसे पहले हम लेंगे इसके स्पेक्ट्रोस्कोपीय गुण या स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। यूवी क्षेत्र में pyridine 178, 251 और 270 पर अधिकतम अवशोषण, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है। IR क्षेत्र में ये CH बॉन्ड की तनन पट्टी, स्ट्रेचिंग बैंड
और स्ट्रेचिंग बैंड जो है वो 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रदर्शित करता है। और एरोमेटिक सिस्टम की एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो 1605, 1575, 1480 और 1480 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रदर्शित होती हैं। NMR स्पेक्ट्रम में नाइट्रोजन एटम के स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट के कारण CH बॉन्ड के प्रोटॉन्स के जो सिग्नल्स हैं वो डाउन फील्ड चले जाते हैं, जैसा कि आपने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको पढ़ाया था। क्योंकि -I प्रभाव ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर मेटा की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अतः टाउ का मान 3 पोजीशन के लिए 2 व 4 पोजीशन से अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पिरिडीन के लिए टाउ का मान बताया गया है। यहाँ पर ये 2 पोजीशन पर 1.50 है, 3 पर 3.02 है और 4 पर 2.64 है। अब हम लेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम लेते हैं इसकी क्षारीय गुण या बेसिक कैरेक्टर। पिरिडीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्षारीय यौगिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड होता है। इसके लिए pKb का मान 8.8 होता है, जो लगभग एनिलीन के pKb जो कि 9.4 होता है उसके लगभग बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि संरचना की दृष्टि से यदि हम इसकी नाइट्रोजन युक्त हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पिरोल के साथ तुलना करें तो ये पिरोल से कहीं अधिक क्षारीय है। इट इज़ मोर एल्केलाइन देन पिरोल। पिरोल के लिए pKb का मान 13.6 होता है। इस कारण इसको हम इसका एक्सप्लेनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं कि पिरोल के अणु में नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वलय के एरोमेटिक षष्टक में सम्मिलित होता है। इट इज़ इंक्लूडेड इन द एरोमेटिक सेक्सटेट और प्रोटॉन देने के लिए अवेलेबल नहीं होता। जबकि पिरिडीन में जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो रिंग के बाहर होता है और प्रोटॉन देने के लिए उपलब्ध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पिरिडीन पिरोल की तुलना में कहीं अधिक क्षारीय है। यदि हम पिरिडीन की जो एल्केलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं, जो क्षारीय गुण हैं, कि एलिफेटिक टर्शरी अमीन के साथ तुलना करें तो हम पाते हैं कि इसका जो एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ है वो टर्शरी अमीन की तुलना में काफ़ी कम है। एलिफेटिक अमीन टर्शरी अमीन्स के लिए pKb का मान लगभग 4 होता है। इसके कारण हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक एलिफेटिक टर्शरी अमीन और पिरिडीन दोनों में ही नाइट्रोजन परमाणु टर्शरी स्टेट में है, लेकिन फिर भी दोनों में एक मूलभूत अंतर है, बेसिक डिफरेंस है, जैसा कि हम इसकी इन संरचनाओं में देख सकते हैं। हमने यहाँ पर ट्राईमिथाइल एमीन को लिया है और पिरिडीन को लिया है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स से यह स्पष्ट है कि एलिफेटिक टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में, इट इज़ इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, जबकि पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 संकरित अवस्था में है। अतः पिरिडीन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के नाभिक के अधिक नज़दीक होगा। इट विल बी क्लोजर टू द नाइट्रोजन न्यूक्लियस और अधिक आकर्षण बल से बंधा रहेगा। अतः पिरिडीन का अणु प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन युग्म उतनी आसानी से नहीं दे पाएगा जितनी आसानी से ट्राईमिथाइलामीन का मॉलिक्यूल दे सकता है। अतः ये स्वाभाविक है कि इस परिस्थिति में पिरिडीन ट्राईमिथाइल अमीन की तुलना में दुर्बल क्षार वीक बेस की भांति व्यवहार करेगा। पिरिडीन एक स्ट्रॉन्ग बेसिक यौगिक है, ये एक प्रबल क्षारीय यौगिक है। अतः खनिज अम्लों के साथ, मिनरल एसिड्स के साथ क्रिया करके यह सॉल्ट या लवण बनाएगा और मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करके यह चतुष्क अमोनियम लवण क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स बनाएगा। जैसे कि इन दो रिएक्शंस में नीचे हम देख सकते हैं कि ये क्या करता है, हेलोजन एसिड्स के साथ में ये पिरिडीन हाइड्रोजन हैलाइड और पिरिडीनियम हैलाइड बनाता है, और जबकि मिथाइल आयोडाइड के साथ ये एन मिथाइल पिरिडीनियम आयोडाइड बना रहा है। इस चतुष्क अमोनिया लवण या क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट को यदि 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाए तो अणु का क्या होगा, पुनर्व्यवस्थित हो जाएगा, उसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा तथा 2 और 4 मिथाइल पिरिडीन बनेगा। इसको हम
हॉफमैन-मॉरिशस पुनर्व्यवस्था या हॉफमैन-मॉरिशस रीअरेंजमेंट कहते हैं। जैसा हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का रीअरेंजमेंट होकर हमको 2-मिथाइल-पिरिडीन और 4-मिथाइल-पिरिडीन का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। यदि पिरिडीन के 2 अथवा 4 स्थिति पर कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका क्वाटरनरी हाइड्रोक्साइड गर्म होने पर जल का एक अणु खोकर एनहाइड्राइड क्षार का निर्माण करता है, जैसा हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। यहाँ 1,2-डाइमिथाइल पिरिडीनियम हाइड्रोक्साइड है। इसको यदि हम गर्म करें तो इसमें जल का एक अणु निकल रहा है और हमको एनहाइड्रो बेस मिल रहा है, एनहाइड्रो क्षार मिल रहा है। पिरिडीन हैलोजनों के साथ भी इसी प्रकार से क्रिया करके 1 हैलोजनो पिरिडीनियम हैलाइड बनाता है, जैसा इस रिएक्शन में देख रहे हैं। पिरिडीन की क्रिया किससे करवाई जा रही है? ब्रोमीन के साथ करवाई जा रही है तथा हमको एन ब्रोमो या 1 ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है। एसिल क्लोराइड के साथ भी इसी प्रकार का सॉल्ट बनता है और यह माना जाता है कि अल्कोहल्स और अमीनो कंपाउंड्स के साथ यदि पिरिडीन की उपस्थिति में एसिल क्लोराइड के साथ एसाइलेशन करवाया जाए तो यही सॉल्ट एसाइलेशन की क्रिया को संपन्न करवाता है, जैसा इस अभिक्रियाओं से स्पष्ट है। पाइपरिडीन सैचुरेटेड कंपाउंड है और इसमें एरोमेटिसिटी नहीं पाई जाती। यह पिरिडीन की तुलना में प्रबल क्षारक है, अतः हम कह सकते हैं कि इनकी क्षारकता का क्रम, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज दैट पिरिडीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, पाइपरिडीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर उससे कम पिरिडीन और सबसे कम पिरोल की बेसिसिटी या क्षारकता होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिडक्शन या अपचयन। यदि पिरिडीन को कैटलिस्ट निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाए तो हेक्साहाइड्रोपिरिडीन बनता है, जिसको हम पाइपरिडीन भी कहते हैं। पिरिडीन का पाइपरिडीन में अपचयन या रिडक्शन सोडियम और इथेनॉल के साथ भी संपन्न करवाया जा सकता है, जैसे इस नीचे रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि पिरिडीन का हम रिडक्शन कर रहे हैं या तो निकल की उपस्थिति में या सोडियम एंड अल्कोहल की उपस्थिति में, तो हमको सैचुरेटेड कंपाउंड पाइपरिडीन प्राप्त हो रहा है। इस रिएक्शन में पिरिडीन के तीनों जो बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं, वो सैचुरेट हो जाते हैं। लेकिन यदि पिरिडीन का रिडक्शन इथेनॉल की उपस्थिति में लिक्विड अमोनिया में सोडियम धातु के साथ संपन्न कराया जाए तो केवल एक डबल बॉन्ड सैचुरेट होता है और 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम बर्च रिडक्शन या बर्च अपचयन भी कहते हैं, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पिरिडीन का रिडक्शन यदि सोडियम, अमोनिया और इथेनॉल की उपस्थिति में करवाने पर 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडीन प्राप्त हो रहा है। इस रिएक्शन को हम बर्च रिडक्शन कहते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाने पर भी सैचुरेशन तो केवल एक ही डबल बॉन्ड का होता है, जैसे कि अभी इस रिएक्शन में हुआ था, लेकिन बाकी दो डबल बॉन्ड्स का उपयोग की इसी भांति से कॉन्जुगेशन विचलित नहीं होता है और 1,2-डाइहाइड्रोपिरिडीन बनता है, जैसा कि यहाँ पर इस रिएक्शन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में रिडक्शन दिखाया गया है। और यदि हम HI जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करें और यदि पिरिडीन को हम इसकी उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो रिंग टूट जाती है और हमको ओपन चेन कंपाउंड N-पेंटेन और अमोनिया प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया रिएक्शंस या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पिरिडीन इलेक्ट्रोफाइल्स की भांति अत्यंत ही इनएक्टिव निष्क्रिय यौगिक है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए अत्यंत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशंस या तीव्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन एटम के अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव या ऋण विद्युती होने के कारण रिंग पर -I प्रभाव पड़ता है और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है और रिंग का पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज या धनावेशित हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और रीज़न ये भी है कि पिरिडीन के नाइट्रोजन परमाणु पर, नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि आसानी से प्रोटॉन को उपलब्ध किया जा सकता है।
अतः इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाता है तो तुरंत इस नाइट्रोजन जो एटम है उसका प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटोनीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजन एटम धनावेशित या पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जैसा कि हम इस राइट हैंड साइड वाले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, और उसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। इन कारणों से पिरिडीन में मंद परिस्थितियों में या माइल्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती, और इस कारण से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो इसमें होती ही नहीं है। अब -I जो इफेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन अर्थात 2, 4 व 6 परिस्थितियों पर मेटा अर्थात 3 व 5 स्थितियों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। अतः 3 व 5 स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपेक्षाकृत अधिक होती है, और पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशंस पर होगा? फिर 3 और 5 स्थितियों पर ही होगा। पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए स्थिति 3 पर, थर्ड पोजीशन पर संपन्न होने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि इनके जो इंटरमीडिएट आयंस की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी अधिक होगी। इलेक्ट्रोफाइल सीधे पिरिडीन न्यूक्लियस पर यदि स्थिति 2 और 4 पर आक्रमण करे तो बने हुए इंटरमीडिएट आयन की अनुनादी संरचना जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें एक एक संरचना ऐसी भी बनेगी जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन परमाणु 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 सहसंयोजक बंधों के साथ पॉजिटिवली चार्ज स्थिति में है, अर्थात उसका इलेक्ट्रॉनों का षष्टक ही पूर्ण नहीं है। अतः यह संरचना अत्यंत अस्थायी होगी, इट विल बी एक्सट्रीमली अनस्टेबल। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण 3 स्थिति पर होगा तो ऐसी कोई अस्थायी संरचना नहीं बनेगी। यही कारण है कि पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पोजीशन 3 पर ही संपन्न होता है, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। जो पोजीशन 2 पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो इसमें एक संरचना ऐसी बन रही है जिसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण ये अत्यंत ही अस्थायी होगी। इसी प्रकार से पोजीशन 4 पर यदि सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें भी एक पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम वाली संरचना बनेगी, जिसमें कि नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वही कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये संरचना बहुत अधिक अस्थायी होगी। तो हम कह सकते हैं कि पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पर सब्स्टिट्यूशन होने पर जो इंटरमीडिएट आयंस बन रहे हैं उसमें अस्थायी संरचना होने के कारण इन स्थितियों पर प्रतिस्थापन नहीं होता। इसके विपरीत यदि 3 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करें तो कोई ऐसी अस्थायी संरचना नहीं बन रही है, अतः प्रतिस्थापन कौन सी स्थिति पर होगा? पोजीशन 3 पर। अब हम देखेंगे कि पिरिडीन की कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी हैं। सबसे पहले नाइट्रेशन। अब जैसा हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाने के लिए हमको विगरस कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो फिर नाइट्रेशन जो है वो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हमको 3 नाइट्रोपिरिडीन मिलेगा। इसी प्रकार से जो सल्फोनेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पिरिडीन का। 20% ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है H2SO7 को थोड़े से मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में पिरिडीन के साथ 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड की 70% ही उपलब्धि प्राप्त होती है, अर्थात हमको बहुत विगरस कंडीशंस चाहिए होंगी, अत्यंत तीव्र परिस्थितियों में ही इसका सल्फोनेशन हो पाएगा। नेक्स्ट थर्ड है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जो है वो AlCl3 के 2 अणुओं की उपस्थिति में पिरिडीन क्लोरीन के साथ क्रिया करके 3-क्लोरोपिरिडीन बनाता है, और पिरिडीन व ब्रोमीन की वेपर्स को, वाष्प को जब हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर चारकोल कैटलिस्ट पर से प्रवाहित करते हैं तो 3-ब्रोमो व 3,5-डाइब्रोमो पिरिडीन प्राप्त होते हैं, इनका मिश्रण प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को यदि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न कराया जाए तो फ्री रेडिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तथा 2-ब्रोमो तथा 2,6-डाइब्रोमो डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट है मर्क्यूरेशन या मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ क्रिया करके ये 3-एसीटॉक्सी मर्करी पिरिडीन बनाता है, जैसा कि यहाँ पर इस नीचे इस रिएक्शन के अंदर दिखाया गया है। अब आता है 4th नंबर पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा हमने अभी पढ़ा कि नाइट्रोजन के स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट के कारण पिरिडीन की रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। अतः इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उस पर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण आसानी से नहीं हो सकता और अत्यंत स्ट्रॉन्ग परिस्थितियों में ही पिरिडीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाई जा सकती हैं। लेकिन साथ ही इसमें एक विशेषता यह आ जाती है कि यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से संपन्न करवा देता है, जो कि बेंजीन में नहीं हो पाती हैं। नाइट्रोजन के स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट के कारण पिरिडीन की रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, अर्थात रिंग का भाग अणु का धनावेशित भाग बन जाता है, पॉजिटिव पार्ट बन जाता है, और नाइट्रोजन परमाणु वाला भाग अणु का ऋणावेशित भाग बन जाता है, नेगेटिव पार्ट बन जाता है। अतः जब कोई न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसकी ओर आकर्षित होगा और इसलिए पिरिडीन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस संपन्न हो जाती हैं। क्योंकि -I इफेक्ट सबसे अधिक 2 व 4 पोजीशन पर होगा, अभी हमने पढ़ा, तो पिरिडीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पोजीशन 2 व 4 पर ही संपन्न होंगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 2 व 4 पर ही संपन्न होंगी। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि यदि न्यूक्लियोफाइल पोजीशन 2 या 4 पर आक्रमण करता है तो बना हुआ इंटरमीडिएट जो ऋण आयन होता है, जो नेगेटिव आयन होता है, वो अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें अनुनादी संरचनाओं में एक संरचना ऐसी होती है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन परमाणु पर ऋण आवेश होता है, जो इसके स्थायित्व को बढ़ा देगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, 3 पोजीशन पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा उससे जो इंटरमीडिएट नेगेटिव आयन बनेगा, एनायन बनेगा, उसमें कोई ऐसी अति स्थायी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। अतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पिरिडीन में 2 और 4 पोजीशंस पर संपन्न होता है। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोजीशन 2 पर यदि सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक स्ट्रक्चर बहुत अधिक सुपर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से पोजीशन 4 पर भी जो रेजोनेटिंग या अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एक संरचना जो है वो अति स्थायी संरचना है, सुपर स्टेबल स्ट्रक्चर है, जबकि पोजीशन 3 पर सब्स्टिट्यूशन होने पर कोई भी अति स्थायी या सुपर स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं मिलती। तो हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो पोजीशन 2 और 4 पर होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यह स्पष्ट हो रहा है कि पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्थिति पोजीशन 2 और 4 पर ही संपन्न होना चाहिए। पिरिडीन की कुछ प्रमुख जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली है अमीनीकरण या अमीनेशन। इस क्रिया से पिरिडीन अणु में अमीनो समूह का प्रवेश होता है, इसमें अमीनो ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। जब पिरिडीन को सोडामाइड के साथ गर्म किया जाए तो 2 अमीनो पिरिडीन बनता है। यदि सोडामाइड की अधिक मात्रा को प्रयुक्त किया जाए तो 2,6 डाई अमीनो पिरिडीन बनता है, जैसा कि नीचे रिएक्शन में हम देख सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि इस रिएक्शन में सोडियम सॉल्ट बनता है जो जल के साथ अपघटित होकर मुक्त अमीन देता है, फ्री अमीनो कंपाउंड दे देता है। सेकेंड रिएक्शन है इसकी कार्ब लिथियम कंपाउंड के साथ, रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। पिरिडीन की n-ब्यूटाइल लिथियम एवं फिनाइल लिथियम के साथ क्रिया कराने पर हमको रिस्पेक्टिवली 2 ब्यूटाइल एवं 2 फिनाइल पिरिडीन बनता है, जैसा कि हम नीचे रिएक्शन में देख रहे हैं। n-ब्यूटाइल लिथियम के साथ 2 ब्यूटाइल पिरिडीन बन रहा है, एंड फिनाइल लिथियम के साथ हमको 2 फिनाइल पिरिडीन प्राप्त हो रहा है। ग्रिग्नट रिएजेंट के साथ रिएक्शन, द रिएक्शन विद ग्रिग्नट रिएजेंट, पिरिडीन ग्रिग्नट रिएजेंट के साथ क्रिया करके 4 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। पिरिडीन की रिएक्शन
ग्रिग्नर रिएजेंट से करवाने पर 4 बेंजिल पिरिडिन प्राप्त हो रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या क्रिया, रिएक्शन विद KOH। पिरिडिन को KOH के साथ जब 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी पिरिडिन प्राप्त होता है। इसमें 2 व 4 हाइड्रोक्सी पिरिडिन की विशेषता यह है कि इसका OH ग्रुप, जो कि देखने में फिनोलिक समूह प्राप्त लग रहा है, परंतु वास्तव में ये फिनोलिक ग्रुप नहीं है। एक्सरे और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि ये यौगिक वस्तुतः कीटोनिक रूप में विद्यमान होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोक्सी पिरिडिन को हम पिरिडॉल भी बोलते हैं, और ये जो है पिरिडोन के रूप में, एक कीटोन के रूप में एक्चुअली में ये उपस्थित है। यदि पिरिडिन की 2 अथवा 4 स्थिति पर कोई हैलोजन एटम जुड़ा हुआ हो तो उसका न्यूक्लियोफिलिक फाइल के द्वारा आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में जो लिविंग ग्रुप है, जो त्यागने वाला समूह है, वो H के स्थान पर X समूह होता है, जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप है, एक उत्तम त्यागने वाला समूह है। अतः 2 ब्रोमोपिरिडिन अमोनिया व हाइड्रोजन साइनाइड के साथ यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं तो हमको रिस्पेक्टिवली 2 अमीनोपिरिडिन व पिरिडाइल 2 साइनाइड प्राप्त होता है। जैसा कि इन रिएक्शंस में हम आप देख रहे हैं, अमोनिया के साथ यदि 2 ब्रोमोपिरिडिन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाए तो 2 अमीनोपिरिडिन प्राप्त होता है, और यदि 2 ब्रोमोपिरिडिन को HCN के साथ हीट किया जाए तो पिरिडाइल 2 साइनाइड प्राप्त होता है। 5th रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन परऑक्साइड अथवा पर एसिड्स के साथ ऑक्सीडाइज होकर पिरिडिन N ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिरिडिन की रिएक्शन हम यदि पर एसिड्स के साथ संपन्न कराएं तो हमें काफ़ी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक के बाद एक प्राप्त होती हैं, और अंततः हमको क्या मिलता है, पिरिडिन N ऑक्साइड। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काफ़ी है, अनुनादी संरचनाओं की संख्या काफ़ी अधिक है, तो हमको ये जो पिरिडिन N ऑक्साइड मिल रहा है ये अत्यंत स्थायी हो जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ एक ये एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, जिसका उपयोग पिरोल, फ्यूरन आदि जैसे अन्य यौगिकों के सल्फोनेशन में किया जाता है, जो कि एसिड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। सोडियम के साथ क्रिया करवाने पर 2 मॉलिक्यूल जुड़कर डाइसोडियो डेरिवेटिव बनाते हैं, जो कि वायु में खुला छोड़ने पर 4,4- डाइपिरिडाइल में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर इस रिएक्शन में दिखाया जाता है कि सोडियम के साथ क्रिया कराने पर पिरिडिन के 2 अणु जुड़ गए हैं और डाइसोडियो डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसको यदि हम वायु में खुला छोड़ दें तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और 4,4- डाइपिरिडाइल प्राप्त हो जाता है। ये था पूरा पिरिडिन के बारे में, जो कि एक 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।